चलो गाइस, स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि आपका टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। चैप्टर चालू करने के पहले सर्टेन बेसिक पॉइंट्स को समझ के लेंगे। टैक्स इनवॉइस ये भैया कौन इशू करता है? कौन इशू करता है? तो जो बंदा आपका सेक्शन 9 के अंदर टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो क्या इशू करेगा? टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। सेक्शन 10 वाला बंदा ये टैक्स कलेक्ट नहीं करता है, इसके लिए टैक्स इनवॉइस को इशू नहीं करेगा। वो क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। चलो लास्ट डेट देखते इशू करने का टैक्स इनवॉइस, फटाफट रिवाइज कर दे। टैक्स इनवॉइस को लास्ट डेट ऑफ इशू करने का गुड्स के केस में, गुड्स के केस में तो सबसे पहले तीन बातें रहेगी। गुड्स का अगर आपका नॉर्मल सप्लाई, नॉर्मल सप्लाई तो क्या चेक करोगे? नॉर्मल सप्लाई है, मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट चालू होने के पहले आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बट अगर मूवमेंट नहीं है तो जब आप लोग सामने वाले को पोजीशन दे रहे हो उसके पहले टैक्स इनवॉइस को इशू करना पड़ेगा। अगर आप लोग गुड्स को कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहे हो तो जब आपका पीरियोडिक पेमेंट मिल रहा है, पीरियोडिक क्या मिल रहा है? पेमेंट। और जब आप लोग उनको सक्सेसिव स्टेटमेंट दे रहे हो वो टाइम पे आपको क्या इशू करना पड़ेगा? टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और अगर गुड्स आप लोग किसी को अप्रूवल बेसिस पे भेज रहे हो तो आपके यहाँ से जब गुड्स निकले हैं वहां से 6 मंथ्स के अंदर आपको टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा। याद आ रहा है क्या? फिर अगला पॉइंट आता है टैक्स इनवॉइस अगर ये सर्विसेज है। क्या है? सर्विसेज। तो नॉर्मल केस में 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस को इशू करना पड़ेगा। बट अगर ये बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है या तो इंश्योरेंस कंपनी है तो 45 डेज का टाइम मिल जाता है। अगर सर्विसेज का बीच में से सेसेशन हो रहा है यानी कि बीच में सर्विसेज बंद हो रही है तो जिस दिन सर्विस बंद हुई, जितने अमाउंट की बंद हुई उतना का आपको टैक्स इनवॉइस उसी दिन इशू करना पड़ेगा। फिर आता है थर्ड केस आपका कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो उसके अंदर तीन बातें आती है। एक तो पेमेंट का डेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन किया गया हुआ है कि इस दिन पे पेमेंट करना है तो सच डेट पे आपको इनवॉइस को इशू करना पड़ेगा। अगर आपका पेमेंट का डेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन नहीं है तो जिस दिन आपको पेमेंट मिल रहा है उस दिन आपको इनवॉइस को इशू करना पड़ेगा। और लास्ट वाला पॉइंट क्या आता है? अगर पेमेंट आपका लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट तो सच कंप्लीशन डेट जो रहता है, सच कंप्लीशन डेट उस दिन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो ये था बेसिक्स आपका टैक्स इनवॉइस का। एक बार देख लो स्क्रीन के ऊपर, ये आपकी रही समरी। ठीक है, चलो अभी अपन स्टार्ट करेंगे। लिस्ट एनी 3 सिचुएशन दैट वारंट्स द दैट वारंट्स अरे that warrants the issue of credit note. Briefly explain the timeline to declare such credit note in GST return. बहुत ध्यान से सुनना, मैं जाने बहुत बड़ा आप लोगों को ये दूंगा, क्या बोल सकते हैं, एक मंत्र डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का लेके। ठीक है, देखो ध्यान से, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या किया? सप्लाई किया। तो मिस्टर ए के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहने से मिस्टर बी कौन बन गया? मिस्टर बी कौन बन गया? डेटर। मिस्टर बी कौन बन गया? डेटर। क्योंकि मिस्टर ए को मिस्टर बी से पैसा क्या है इस केस के अंदर? रिसीवेबल है। क्या है? रिसीवेबल। तो ये मिस्टर बी उसके लिए कौन बन गया? डेटर। अभी डेटर को बैलेंस कौन सा रहता है? बैलेंस कौन सा रहता है? डेबिट बैलेंस रहता है। अभी देखो, अगर डेबिट बैलेंस को बढ़ाना रहा, डेबिट बैलेंस को बढ़ाना रहा तो कौन सी नोट इश्यू करेंगे? डेबिट नोट। और अगर डेबिट बैलेंस को कम करना रहा तो कौन सी नोट इश्यू करेंगे? क्रेडिट नोट। यहां तक समझे? अभी यहां पे क्या बोल रहे कि आपको कौन सी नोट इश्यू करनी है? क्रेडिट नोट। यानी कि आपको डेटर का बैलेंस क्या करना है? डेटर का बैलेंस क्या करना है? कम करना है। डेटर का बैलेंस को रिड्यूस करना है। अच्छा सर, आप डेटर का बैलेंस रिड्यूस क्यों करोगे? तो रीजन समझो। सबसे पहले आपने गलती से टैक्सेबल अमाउंट लिख दिया 1 लाख, ये था आपका इनवॉइस गिवन। ठीक है, ये है आपका एक्चुअल वाली चीज। आपने इनवॉइस पूरा दे दिया 1 लाख रुपीस का, आपसे गलती हो गई थी, ये इनवॉइस चाहिए था 90,000 का, तो आपने ज्यादा अमाउंट का इनवॉइस दे दिया। बाद में अमाउंट को कम करना है तो आपको क्या इशू करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट। दूसरा, आपने इनवॉइस के अंदर जीएसटी लगा दिया 18% से, एक्चुअल में जीएसटी लग रहा था 5% से, गलती हो गई थी एचएसएन कोड डालने में।
तो इनवॉइस में 18% चार्ज हुआ है, एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 5% चार्ज होना चाहिए था। तो आप लोग क्या इशू करोगे, क्रेडिट नोट। आपने इनवॉइस को इशू कर दिया 10,000 क्वांटिटी के लिए, वेर एज एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, 1,000 क्वांटिटी थी। तो आपने इनवॉइस ज्यादा का दे दिया, यानी कि डेटर ज्यादा अमाउंट के बुक कर दिए, उसको कम करने के लिए आपको क्या इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट। पॉइंट नंबर 4, आपको कोई भी सेल्स रिटर्न आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, अगर सेल्स रिटर्न आ रहा है तो भी आपको क्या इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट को इशू करना पड़ेगा, अमाउंट को कम करने के लिए। समझ रहे हो क्या, क्लियर है क्या यहां तक? और कब आप लोग क्रेडिट नोट इशू कर सकोगे, बस मोस्टली यही पॉइंट्स है जहां पे आप लोग क्रेडिट नोट को इशू कर सकोगे। सेम डेबिट का जब आएगा तब मैं डेबिट का आप लोगों को बता दूंगा। या तो चलो और एक चीज हो सकती है कि अगर आपने कोई भी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया, पोस्ट सप्लाई क्या दिया, डिस्काउंट, विच वॉज एज पर टर्म्स ऑफ सेल और टर्म्स ऑफ सप्लाई। आपने सप्लाई करने के टाइम पे ही सामने वाले बंदे को बोला था कि तूने इतना इतना टारगेट रीच किया या इतने इतने दिन में पैसा दिया तो मैं तुझे डिस्काउंट दूंगा, तो वो डिस्काउंट भी जो आपको देना पड़ता है सामने वाले को, उसके लिए भी आप लोग क्या इशू करोगे, क्रेडिट नोट इशू करोगे। समझे क्या ये वाले पॉइंट्स? और इसका अगर मैं एग्जैक्ट उल्टा कर दूंगा तो डेबिट नोट आएगा, समझ के लो, समझ के लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनवॉइस गिवन वर्सेस एक्चुअल, आपने इनवॉइस गलती से दिया 1,000 रुपीज का, 1,000 रुपीज का, एक्चुअल में होना चाहिए था 2,000 रुपीज का। तो आपको मिस्टर बी से पैसा रिसीवेबल बढ़ाना है, तो आप लोग क्या इशू करोगे यहाँ पे, डेबिट नोट। आपने गलती से जीएसटी लगा दिया 5%, वो एक्चुअल में था 12%, आप लोग क्या इशू करोगे, डेबिट नोट को इशू कर दोगे। आपने 1,000 क्वांटिटी का सप्लाई बुक किया, बट गलती से वो 1,000 हो गया, वो एक्चुअल में था 1,200 क्वांटिटी का, तो आप लोग क्या इशू करोगे, डेबिट नोट। अगर आपसे कोई भी प्राइस चार्ज गलत हो गया पर यूनिट, तो अगर उसको बढ़ाना है तो आप लोग क्या चार्ज करोगे, डेबिट नोट। यानी कि अगर आपको रिसीवेबल को बढ़ाना है जो जो रीजन से हो सकता है तब डेबिट नोट आएगा, जब रिसीवेबल को कम करना है तब आपका क्या आएगा, क्रेडिट नोट आएगा। समझा क्या? चलो अभी यहाँ पे देखेंगे अपन क्रेडिट नोट कब इश्यू हो गए। अगर आपने इनवॉइस के अंदर ऐसा वैल्यू डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर्ड वैल्यू इज मोर देन एक्चुअल वैल्यू, आपने डिक्लेयर कितना कर दिया गलती से 10,000, एक्चुअल वैल्यू कितना था 9,000, आप लोग क्या इशू करोगे, क्रेडिट नोट। पॉइंट नंबर 2, आपने हाइयर टैक्स रेट लगा दिया, आपने लगाया 18%, एक्चुअल में कितना था 5%, तो अमाउंट रिसीवेबल कम हो जाएगा, तो आप लोग क्या इशू करोगे, क्रेडिट नोट। फिर क्वांटिटी रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट इज लेस देन व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस में क्वांटिटी है 10,000, एक्चुअल में क्वांटिटी मिल रही है 8,000, तो 2,000 का क्या यहाँ पे शॉर्टफॉल है, इसके लिए क्या इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट। क्वालिटी ऑफ गुड्स इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, इसके लिए उसने क्या किया है, रीइंबर्समेंट ऑफ इनवॉइस, सेल्स रिटर्न वाला ये पॉइंट आ गया। तो क्रेडिट नोट कब तक इशू करने का, तो 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए सप्लाई किया था, या डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। अगर समझो आपका ये ट्रांजैक्शन हो रहा था फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो आपको क्रेडिट नोट इसके रिगार्डिंग कब तक इशू करनी पड़ेगी, तो यहां से आपका क्या आता है 30 नवंबर 2025 और एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर 2025, विच एवर इज अर्लियर। तो यूजुअली वो क्या आएगा आपका 30 नवंबर आएगा, बट मान लो ना 30 नवंबर 2025 लास्ट डेट था और एनुअल रिटर्न आप लोगों ने फाइल कर दिया 2 नवंबर 2025, तो ये दिन तक आपको क्रेडिट नोट के डिटेल्स को अपलोड करना पड़ेगा। समझा क्या? क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? ठीक है, देखो, मिसेस जिंग ट्रांस ऑफ कोलकाता इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ ट्रांसमीटर, ठीक है। ऑन 25/2021 उसने सेंड किए 500 यूनिट्स फॉर एग्जीबिशन एट चेन्नई ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अच्छा, सेल और रिटर्न बेसिस मतलब यानी कि मैं बोलूँ क्या, ये गुड्स सेंट ऑन आपका अप्रूवल बेसिस है, गुड्स सेंट ऑन कौन सा बेसिस है, अप्रूवल बेसिस है। आउट ऑफ 500 यूनिट्स 300 यूनिट्स को 28/7/2021 को सप्लाई कर दिया, और 200 यूनिट्स जो बचे उसमें से 150 यूनिट्स को वो 25/11 को रिटर्न लेके आ रहा,
50 यूनिट्स बेचे भी नहीं है, रिटर्न भी नहीं लेके आए, हो सकता है स्क्रैप हो गए रहेंगे, छूट गए रहेंगे, भूल गए रहेंगे, टूट गए रहेंगे, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो डिस्कार्ड हो गए, सप्लाई भी नहीं हुए और रिटर्न भी नहीं लेके आए। अभी आपको ये बताना है कि क्या टाइम लिमिट है इनवॉइस को इशू करने का। चलो आपके पास अभी 2 मिनट का टाइम है, सोचो। मैंने अभी ऊपर यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया था कि अगर अप्रूवल बेसिस रहा तो क्या रहता है प्रोविजन। ये प्रोविजन को देख के आप मुझे यहाँ पे आंसर गेस करो, 2 मिनट का टाइम लेके, नहीं आया तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। चलो डन, आपका आंसर अभी तक रेडी रहना चाहिए। देखो टोटल कितने यूनिट्स बेचे थे, टोटल कितने यूनिट्स वो बाहर लेके गया था, 500 यूनिट्स। कितने यूनिट्स बाहर लेके गए थे, 500 यूनिट्स। कब बाहर लेके गए थे, 25/2021। कब बाहर लेके गए थे, 25/2021। यहाँ से 6 मंथ्स का टाइम कब खत्म होता है आपका, 2011/2021, बराबर है। अभी इसमें से ना 300 यूनिट, 300 यूनिट्स, ये कब सप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, कब हो रहे, 28/7। कब सप्लाई हो रहे, 28/7/21। तो इन 300 यूनिट्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन गया, 28/7/2021, क्योंकि इस दिन पे वो सप्लाई हो गई। अभी लीगली देखा जाए तो ये जो 200 यूनिट्स है उनको रिटर्न कब लाना चाहिए था, 20/11/2021, बट उसको लाया नहीं है इन गिवन टाइम। तो इसका सप्लाई का टाइम बन जाएगा 20/11/2021। क्या बन जाएगा, 20/11/2021, ये बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ रिमेनिंग 200 यूनिट्स। समझा क्या आप सबको, क्लियर है क्या। चलो फिर व्हाट इज ई इनवॉइसिंग, what is the threshold limit for mandatory issuance of e-invoicing for all registered businesses। चलो ई इनवॉइसिंग का मतलब देखते हैं अपन क्या, तो समझ के लेते, इजी है ना। ई इनवॉइस मतलब देखो, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, अगर आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे, एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी साल में 5 करोड़ से ज्यादा है, और अगर आपने B2B सप्लाई किया है, कौन सा सप्लाई किया हुआ है, B2B सप्लाई किया हुआ है, तो आपको ये डिटेल्स, क्या हो गया इसको, अरे पेंसिल क्यों नहीं चल रही, एक ही मिनट गाइस, पेंसिल में कुछ तो इशू आ रहा है, पता नहीं। हाँ देखो, अगर आपका B2B सप्लाई है और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है फ्रॉम इन एनी फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 17-18, तो आपको क्या करना पड़ता है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपकी इनवॉइस की डिटेल्स को अपलोड करना पड़ता है ना, इनवॉइस की डिटेल्स को अपलोड करना पड़ता है। फिर वो आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर देते हैं अलोंग विथ QR कोड,
और ये क्यूआर कोड और इनवॉइस रेफरेंस नंबर आप लोग आपके टैक्स इनवॉइस पे एम्बेड करके यानी कि चिपका के आप आपके रेसिपिएंट को दोगे। इसको बोलते हैं आपका ई इनवॉइसिंग। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 5 करोड़ का। कितना है आपका, 5 करोड़ रुपीस का। ठीक है। हाँ, ई इनवॉइसिंग is reporting of business to business invoices to the GST system for certain notified categories of tax। लिमिट कितना है यहाँ पे, 5 करोड़ का लिमिट है। ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है कि एबीसी सिनेमा अ रजिस्टर्ड पर्सन एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाज इशूइंग कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई एट द क्लोज ऑफ ईच डे। अच्छा, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर डिपार्टमेंट ने रेड किया और ऑब्जेक्शन उठाया कि उसको सेपरेट टैक्स इनवॉइस को इशू करना है। बताओ क्या उसको करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे ना कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या, पहले वो समझ के लो। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, तो उसके लिए आप लोग चेक करोगे कि जो भी आप लोगों ने सप्लाई किया हुआ है, क्या वो B2B सप्लाई है या B2C सप्लाई। अगर वो B2B सप्लाई है तो आपको सेपरेट इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्या इशू करना पड़ेगा, सेपरेट इनवॉइस। बट अगर आपने कोई भी B2C सप्लाई किया है तो आप उसका टैक्सेबल वैल्यू देखो सप्लाई का कितना है। अगर वो मोर देन 200 रुपीज है तो आपको सेपरेट इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बट अगर वो 200 रुपए तक है तो आप लोग क्या चेक करोगे, क्या रेसिपिएंट को इनवॉइस चाहिए, क्या रेसिपिएंट को इनवॉइस चाहिए। अगर उसको इनवॉइस चाहिए तो आपको सेपरेट इनवॉइस देना पड़ेगा। बट मान लो आपने कोई भी टैक्सेबल सप्लाई 200 रुपए तक किया हुआ है, जो कि रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और उसको टैक्स इनवॉइस भी नहीं चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, डे एंड पे एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। डे एंड पे क्या इशू कर सकते हो, एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस को इशू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा क्या, क्लियर है यहां तक सबको। चलो, हाँ, बट ये जो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस है, ये कोई भी सिनेमा वाला बंदा अप्लाई, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म की जो टिकट बेच रहा है उसके लिए ये ऑप्शन नहीं है। उसको कंपलसरी सेपरेट टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा फॉर एवरी सप्लाईज मेड बाय हिम। वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन किसकी बात करता है, फैशन क्वीन लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज डीलिंग इन बेबी प्रोडक्ट एंड हैज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 40 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। टैक्स कंसल्टेंट ने बोला है कि उसको ई इनवॉइस मैंडेटरीली इशू करना पड़ेगा। हाउएवर फैशन क्वीन का ये बोलना है कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन द थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल फॉर ई इनवॉइसिंग। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइसेस। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट अपॉन द वैलिडिटी ऑफ टैक्स एडवाइस गिवन बाय टैक्स कंसल्टेंट। सोचो जरा, टैक्स कंसल्टेंट बराबर बोल रहा है या गलत बोल रहा है। सही बोल रहा है या गलत बोल रहा हूं। तो भैया जो टैक्स कंसल्टेंट बोल रहा है ना, वो करेक्ट बोल रहा है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी साल में 5 करोड़ से ज्यादा है तो जो भी आप लोग B2B सप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको ई इनवॉइसिंग करना तो कंपलसरी है। तो यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंट का बोलना बिल्कुल बराबर है, आपको ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। ठीक है। पर अगर समझो ऐसा ही मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसका टर्नओवर 52 करोड़ है, क्या उसके लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है क्या। तो भैया देखो, अगर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो उसके लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी नहीं है। चलो अपन देखते हैं ई इनवॉइसिंग किस किस के लिए कंपलसरी नहीं है। एक तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी या एनबीएफसी, उनके लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी नहीं है। दूसरा, अगर कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसके लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी नहीं है। तीसरा, अगर कोई भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे रहा है उसके लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी नहीं है। फिर अगर कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसके लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी नहीं है। अगर कोई भी SEZ का यूनिट है, यूनिट, उसके लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी नहीं है। 6 पॉइंट आता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसके लिए भी ई इनवॉइसिंग कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था, इसके लिए उसके लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी नहीं है। ठीक है। चलो, लव खुश प्राइवेट लिमिटेड है,
किधर के, जम्मू कश्मीर के, एंगेज कर रहा है सप्लाई ऑफ गिफ्ट आइटम प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल। 1/8 को बिजनेस चालू किया, 10 लाख का टर्नओवर, 15/8 को क्रॉस हुआ, 40 लाख का क्रॉस हुआ, 5/9 को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 28/9 को सर्टिफिकेट मिल रहा है, 6/10 को आपको बताना है रिवाइज टैक्स इनवॉइस के लिए क्या क्या प्रोविजंस है। सोचो एक बार आराम से, 1 मिनट के लिए सोचो सब लोग। चलो मैं आप लोगों को ना 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बारे में कुछ याद आ रहा है क्या? सबसे पहले उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, फिर टाइम लिमिट टू इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या है, ये सोचो आप लोग। सोचो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, सोचो, आंसर निकालो सब लोग। चलो सोचा आप लोगों ने? देखो यहां पे क्या हो गया है ना, बात को समझ के लो। बंदा बिजनेस किधर कर रहा है? जम्मू कश्मीर के अंदर बिजनेस कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर में वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होगा अंडर सेक्शन 22 जिस दिन उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस होगा 40 लाख। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख का कब क्रॉस हुआ उसका? 5/9/2022। यानी कि वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कौन से डेट पे हो गया? 5/9। ठीक है, अभी उसने एप्लीकेशन एप्लीकेशन अगर विद इन 30 डेज किया या एप्लीकेशन कब किया? आफ्टर 30 डेज। ये इंपॉर्टेंट है। अगर एप्लीकेशन विद इन 30 डेज किया तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या बन जाएगा? जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए गया था लायबल। और अगर आफ्टर 30 डेज उसने एप्लीकेशन किया तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या बन जाएगा? जिस दिन उसको क्या मिल रहा है? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है। अभी अपन चेक करेंगे उसने एप्लीकेशन कब किया। उसने एप्लीकेशन कब किया? 28/9 को किया। 28/9 तो कहने से उसने विद इन 30 डेज किया। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या बन गया उसका? 5/9। बट अभी देखो 5/9 के दिन वो ये बन गया है और रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी माना जाएगा। बट उसको उसका जीएसटी नंबर ही मिल रहा है कौन सी तारीख पे? 6/10। कब मिल रहा है? 6/10। 6/10। तो ये वाला जो पीरियड है ना, ये वाला जिस दिन से, एक ही मिनट, जिस दिन वो क्या हो गया था? लायबल हो गया था, वहां से लेके जिस दिन उसको सर्टिफिकेट मिला, ये पीरियड के लिए उसको क्या इशू करना पड़ेगा? रिवाइज टैक्स इनवॉइस। क्या इशू करना पड़ेगा? रिवाइज टैक्स इनवॉइस। और वो भी कब? यहां से कितने दिन के अंदर? 1 मंथ के अंदर। यहां से 1 मंथ के अंदर इशू करना पड़ेगा। समझा क्या?
1 मंथ, कब से 1 मंथ आएगा, 6/10 से लेके 1 मंथ के अंदर रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। समझा? चलो देखो, रॉयल फैशन एक रजिस्टर्ड सप्लायर है डिजाइनर आउटफिट का दिल्ली के अंदर। उसने डिसाइड किया कि एग्जिबिट करना है अपने प्रोडक्ट एक फैशन शो के अंदर, जो कि होटल पार्क दिल्ली वाला 4 जनवरी के दिन ऑर्गेनाइज कर रहा है। फॉर द ओकेजन उसने मेकओवर किया मॉडल का बाय ऑरा ब्यूटी सर्विसेज अशोक विहार, जिसके लिए उसको कंसिडरेशन मिल रहा है 5 लाख रुपीज का एक्सक्लूडिंग जीएसटी हैज बीन चार्ज। अच्छा, मतलब यहाँ पे ये जो ऑरा ब्यूटी सर्विसेज है उसने सर्विसेज किसको दी, रॉयल फैशन वाले को सर्विसेज दी। कितने रुपीस की सर्विस थी, 5 लाख प्लस जीएसटी। ठीक है, टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे विद द लमसम अमाउंट ऑफ 5,90,000। अच्छा, इसने जो इनवॉइस इशू किया वो कितने का किया, 5,90,000 का, जिसके अंदर 5 लाख रुपीज टैक्सेबल अमाउंट है और 90,000 का क्या आ गया, आपका जीएसटी आ गया। रॉयल फैशन ने पेमेंट अगले दिन कर दिया, पेमेंट तो कर दिया अगले दिन। बताओ क्या इनवॉइस को टाइम लिमिट के अंदर इशू किया है क्या? अच्छा, सर्विसेज कौन से दिन पे दी गई है, 4 जनवरी। इनवॉइस कब आ रहा है, 10 फेब को आ रहा है। क्या सर्विसेज टाइम पे दी गई है क्या, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, टैक्स कंसल्टेंट ऑफ रॉयल फैशन ने ऑब्जेक्ट किया कि इनवॉइस रेज सजेस्टिंग दैट अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई शुड बी सेपरेटली शोन इन द इनवॉइस। हाउएवर ऑरा का ये कंटेंट था कि देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर शोइंग टैक्स कंपोनेंट सेपरेटली, आपको वैलिडिटी बतानी है। तो देखो इसके अंदर है ना, आंसर के 2 पार्ट्स है। सबसे पहले, क्या इनवॉइस को टाइम पे इशू किया गया है या नहीं, वो क्वेश्चन है। तो देखो, अपन ने जब अभी ये चैप्टर चालू किया था तब स्टार्टिंग में ही एक प्रोविजन देखी थी कि अगर सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है तो टैक्स इनवॉइस कितने टाइम के अंदर इशू होना चाहिए, 30 डेज के अंदर इशू हो जाना चाहिए था। अभी वो पॉइंट को पढ़ते हुए आप लोगों के पास 30 सेकेंड्स का टाइम है ये डिटरमाइन करने के लिए क्या टैक्स इनवॉइस टाइम पे इशू हो रहा है क्या नहीं। देखो, जब से सर्विस दी वहां से 30 डेज कैलकुलेट करके आंसर निकालो। सोचा आप लोगों ने? देखो यहाँ पे सर्विसेज कौन सी डेट पे कंप्लीट हो रही है, 4 जनवरी। कब कंप्लीट हो रही है, 4 जनवरी। तो आइडियली 4 जनवरी से अगर आप लोग 30 डेज निकालोगे तो वो 3 फेब आता, तो 3 फेब बन जाएगा आपका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कब इशू हो रहा है, 10 फेब। तो कहना है इसे इनवॉइस इज नॉट इशूड एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा कि देखो, जब भी आप लोग टैक्स इनवॉइस को इशू करते हो ना, उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट तो नहीं दिया गया बाय गवर्नमेंट, बट उसके अंदर कंटेंट क्या क्या आने चाहिए वो दिए गए हुए। तो अपन है ना एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ना लिख के लेते कि क्या क्या कंटेंट रहने चाहिए आपके टैक्स इनवॉइस के। कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस विच आर कंपलसरी। तो सबसे पहले जीएसटी नंबर आएगा आपका सप्लायर का। दूसरा, सप्लायर का नेम आएगा। तीसरा, इनवॉइस का डेट आएगा। फिर 4 आपका टैक्सेबल अमाउंट आएगा, है ना। फिर HSN कोड आएगा। फिर आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज आएगा। फिर आपका क्वांटिटी आएगा। अभी सबसे में आपका टैक्सेबल अमाउंट आएगा। क्या आएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट आएगा। आपका जीएसटी का परसेंटेज आएगा। आपका जीएसटी का वैल्यू अलग से शो करना पड़ेगा। फिर ये आपका सिग्नेचर मैंडेटरी है। फिर टैक्स आरसीएम पे जाएगा या एफसीएम पे जाएगा। आरसीएम पे रहेगा तो वो लिखना कंपलसरी है। फिर आप लोग ये चेक करोगे कि रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर आएगा, उसका एड्रेस आएगा। फिर आपको टैक्स इनवॉइस का भी नंबर डालना पड़ेगा आपका, जो कि मैक्सिमम कितना 16 डिजिट्स का होगा। याद आ रहा है क्या? ये सब आपके कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी का परसेंटेज और वैल्यू, जितने रुपीस का जीएसटी है वो इनवॉइस के अंदर अलग से बताना मैंडेटरी है। यहाँ पे इसने जो इनवॉइस इशू किया ना
उसके अंदर 5 लाख प्लस 90,000 का जीएसटी करके कंसोलिडेटेड अमाउंट कर दिया, यानी कि सप्लायर ने जब इनवॉइस इशू किया उसके अंदर जीएसटी को अलग से नहीं बताया, वो एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ नहीं है, एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ नहीं है। तो उसको क्या बोला गया हुआ है कि भैया नहीं, आपको इनवॉइस के अंदर जीएसटी की वैल्यू को कंपलसरी अलग से बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी आपको बताना है, देखो ये कार्तिक एंड कंपनी है, उसको डेबिट नोट इशू करनी है या क्रेडिट नोट इशू करनी है। सबसे पहले वापिस से मैं रिवाइज करवा देता हूं, अगर अमाउंट बढ़ा के चाहिए तो डेबिट नोट, अगर अमाउंट कम करना है तो क्रेडिट नोट। मतलब ये बात कर रहा हूं मैं अपने डेटर से, अगर आपको आपके डेटर से अमाउंट बढ़ाना है तो डेबिट नोट, अमाउंट को कम करना है तो क्रेडिट नोट। और ये क्रेडिट नोट का टाइम लिमिट क्या रहता है, 30 नवंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। कार्तिक ने पहला सप्लाई किया था 2,50,000 का, एक्चुअल वैल्यू था 2,30,000। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर दिख रहे 2,50,000 के, एक्चुअल में 2,30,000 के ही चाहिए थे। तो डेबिट बैलेंस को कम करना है तो क्या इशू करेगा, वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्या होता है स्क्रीन को, टैक्स इनवॉइस नंबर 4 के अंदर चार्ज कितने का हुआ था, 32,000 का चार्ज हुआ था, एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 68,000। मैंने 68,000 रुपीज का डेटर बुक करना चाहिए था, ऐसे समझो कितने का बुक हुआ है, 32,000 का। एक ही मिनट, तो क्या इशू करूंगा मैं यहाँ पे, कहना इसे यहाँ पे इशू होगा, क्या इशू होगा यहाँ पे, डेबिट नोट इशू होगा। फिर वैल्यू चार्ज किया मैंने इनवॉइस के अंदर 3,20,000, एक्चुअल में वैल्यू कितना था 4,20,000। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेटर दिखना चाहिए था 420 का, एक्चुअल में कितने का दिख रहा है 320 का, अमाउंट बढ़ा के लेना पड़ेगा। तो कौन सा नोट इशू करूंगा मैं, डेबिट नोट इशू करूंगा। समझा क्या, तो पहले केस में आया आपका क्रेडिट नोट, सेकेंड केस में आया डेबिट नोट, थर्ड केस में आया डेबिट नोट। आंसर में आपका लास्ट डेट बन जाएगा 30 नवंबर और फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अगर पर्सन ने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर पर्सन ने इसको ऑप्ट किया, इसको क्या हो गया, कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया, तो उसको क्या इशू करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस। स्टेटमेंट सही है क्या, बिल्कुल गलत है। देखो अगर पर्सन सेक्शन 9 के अंदर टैक्स पे कर रहा है, चलो मैं 2-3 पॉइंट्स लिखवा के देता हूँ। देखो पर्सन सेक्शन 9 वाला है, ठीक है, वो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, वो क्या इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस। अगर वो सप्लाई कर रहा है एग्जेम्प्टेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, तो सेक्शन 9 वाला बंदा भी क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। बट अगर वो टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो वो क्या इशू करेगा, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। और अगर सेक्शन 10 वाला बंदा है तो भैया उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत, वो क्या इशू करेगा हर बार, बिल ऑफ सप्लाई। दैट्स इट। समझा क्या, किड्जी टॉयज लिमिटेड है, होलसेलर है चंडीगढ़ का, उसने क्या किया, सप्लाई किया 100 बेबी पीसेस टू नैन्सी जनरल स्टोर ऑन 25 सितंबर बाय इशूइंग टैक्स इनवॉइस ऑफ 1 लाख। अच्छा, किड्जी ने माल बेचा, किड्जी ने सप्लाई किया, किसको सप्लाई किया, नैन्सी जनरल स्टोर, इनवॉइस अमाउंट कितना था 1 लाख। गुड्स सेट टॉयज वेर रिटर्न बाय नैन्सी ऑन 30 सितंबर। अच्छा, मतलब इसने पहले नैन्सी को क्या बुक किया रहेगा, डेटर, इसने मटेरियल क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो डेटर को कम करने के लिए कौन सा नोट इशू करोगे आप लोग, क्रेडिट नोट इशू करोगे। दैट्स इट। समझा, क्लियर है। इसी के साथ आपका अगला चैप्टर जो कि था रिटर्न्स, वो भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे लिए यार मोटिवेशन के लिए एक लाइक कर दो ना छोटा सा, है ना। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स है जिनका सीएमए इंटर का अटेम्प्ट है दिसंबर 2025 में, वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कर देना। चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।